सीतापुर गांव में अरव नाम का एक लड़का अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। कुछ साल पहले गांव में काफी तेज तूफान आया था। उसी तूफान में अरव के पिताजी लापता हो गए। अरव हमेशा अपनी गरीबी और घर के हालात के कारण दुखी रहता था। उसकी माँ लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती थी। स्कूल की भीड़ से अलग आरव आज फिर चुप था। छोटा सा पतले कंधों वाला लड़का जिसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा बोझ दिख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना किनारों से फटा स्कूल बैग लटक रहा था। आरव, तू इतना धीरे क्यों चल रहा है? घर नहीं जाना क्या? जा रहा हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। आज भी लंच नहीं खाया ना तूने? क्लास में भी चुप बैठा था। भूख नहीं थी। झूठ बोल रहा है। तुझे देखकर ही पता चल रहा है। क्या हुआ घर पे? कुछ नया नहीं, बस वही पुरानी बातें। तू मेरे साथ चल सकता है थोड़ी देर? नहीं, तू जा, तेरी मम्मी वेट कर रही होगी। मेरे लिए कोई वेट नहीं करता। रोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने आरव को देखा, जैसे समझना चाहता हो पर शब्दों का सहारा ना मिल रहा हो। फिर वो धीरे से हाथ हिलाकर अपनी गली की तरफ मुड़ गया। कल मिलते हैं, और हाँ, होमवर्क लिख लेना। हाँ, कल मिलते हैं। अब रास्ता और भी खामोश लग रहा था। बच्चों की आवाजें पीछे छूट चुकी थी। सिर्फ आरव के कदमों की हल्की आहट साथ चल रही थी। कितना भारी हो गया है ये बैग, जैसे किताबें नहीं पत्थर भरे हो। अरे आरव बेटा, आज फिर उदास लग रहा है। सब ठीक है? हाँ काका, सब ठीक है। ठीक वाले चेहरे ऐसे नहीं होते। पानी पिएगा? नहीं, घर पहुंच जाऊंगा। बैग फिर से फट गया लगता है। सिलवा क्यों नहीं लेते? सिलवाने से भी क्या होगा काका, कल फिर कहीं से फट जाएगा। काका ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। आरव की आंखों के नीचे हल्का पान था, जैसे नींद कम और सोच ज्यादा हो। उसने बैग का फटा कोना थोड़ा ऊपर पकड़ा और बिना रुके आगे बढ़ गया। बस थोड़ी दूर और फिर घर। घर, पता नहीं क्यों ये शब्द भी कभी कभी हल्का नहीं भारी लगता है। उसके कदमों के पास से सूखे पत्ते हिलते हुए निकले। हवा ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी आसपास में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसा रास्ता खुद कुछ कहना चाहता हो। तभी उसने कुछ अलग देखा। मिट्टी और सूखे पत्तों के बीच एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, लेकिन वो आम पत्थर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। धूप उस पर पड़ते ही एक नरम अजीब चमकदार रोशनी फूट रही। आरव रुक गया। उसकी थकावट जैसे एक पल के लिए भूल गई। वो धीरे से झुककर उस चमक को ध्यान से देखने लगा। पत्थर गोल नहीं था, थोड़ा टेढ़ा था, पर उसकी सतह के अंदर जैसे रोशनी हिल रही हो। अरे, ये तो ठंडा है, इतनी धूप में भी। सच में अजीब है। कहीं ये किसी खिलौने का हिस्सा तो नहीं? नहीं, खिलौने इतने भारी नहीं होते। उसने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा। चमक अब ज्यादा साफ थी, कभी पीली, कभी बिल्कुल सफेद। आरव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई हैं। दिन भर में पहली बार उसके चेहरे पर उदासी से अलग कोई भाव था। उसने अपने बैग की फटी जेब देखी, फिर स्कूल शर्ट की साइड वाली जेब। शर्ट की जेब ठीक थी। आरव ने एक पल सोचा, फिर फैसला कर लिया। ठीक है, बस चुपचाप रख लेता हूँ। घर जाकर आराम से देखूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं अभी। पत्थर जेब में रखते ही आरव ने अनजानी सी गर्मी और ठंडक एक साथ महसूस की, जैसे कोई बहुत छोटी धड़कन उसके करीब आ बसी हो। उसने तुरंत जेब पर हाथ रखा और चलने लगा, पर अब हर कदम के साथ उसका ध्यान वही अटक रहा था। बस घर पहुंच जाओ, फिर देखते हैं तू क्या राज छुपा रहा है। और तब बिना किसी वजह के उसकी जेब के अंदर रखा छोटा सा पत्थर एक बार धीरे से धड़का। आरव जम सा गया। उसने सांस रोक ली। रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। आरव ने घर जाकर सबसे पहले इधर उधर देखा, फिर पत्थर को एक टेबल पर रखा।
उसने देखा कि पत्थर अचानक से एक तोते का रूप ले लेता है। आरव डर जाता है। डरो मत, मैं मिट्ठू हूँ, एक चमत्कारी तोता। मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। तुम मेरा मित्र बन सकते हो। आरव ने पत्थर को अपने बैग में छुपा लिया। अगले दिन आरव स्कूल जाता है। वहाँ आरव देखता है कि गेट के थोड़े अंदर एक पतला सा छोटा लड़का अपना टिफिन बचाने की कोशिश कर रहा था। दो बड़े बच्चे उसके आसपास घूमकर उसका रास्ता रोक रहे थे। अरे रिंकू, इतना डर क्यों रहा है? टिफिन देना, बस देखना है। नहीं, प्लीज मत लो, मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। बस इसी के लिए तो चाहिए, जल्दी दे वरना खुद ले लेंगे। रिंकू एक कदम पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव के पैर वहीं जम गए। उसने बैग की पत्ती और जोर से पकड़ ली। ये गलत हो रहा है, पर मैं अकेला क्या करूं? तब उसके बैग के अंदर से बहुत हल्की नीली रोशनी झलकी। सिर्फ एक दोस्त के लिए, जैसा कोई चुपचाप कह रहा हो, भाग मत, रुक और सही का साथ दे। मिट्ठू, तुम फिर से? क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इन लोगों को रोक सकता हूं? आरव ने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजर अब रिंकू पर टिक चुकी थी। सुनाई नहीं देता? टिफिन इधर दे। प्लीज भैया, मत लीजिए। रुको, उसका टिफिन छोड़ो। आवाज निकलते ही आरव को खुद हैरानी हुई, लेकिन बात मुंह से निकल चुकी थी और तीन बच्चों की नजर अब उस पर थी। ओहो, हीरो आ गया। तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। मेरा काम ही है बोलना जब कुछ गलत हो रहा हो। आरव आगे बढ़ा, धीरे मगर सीधा। उसने रिंकू और बड़े बच्चों के बीच इतनी जगह ले ली कि कमजोर लड़का थोड़ा सा संभल सके। हटना, ये हमारे बीच की बात है। नहीं, अब ये सबके सामने हो रहा है। तुझे प्रॉब्लम क्या है? टिफिन ही तो है। प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों उसे डरा रहे हो। देखो, अभी टिफिन वापस दो और बात यहीं खत्म करो। वरना तू क्या करेगा? इतना बोलते ही लड़के ने अरब को जोर से धक्का दिया। अरब गिर गया। बैग से इस बार लाल रोशनी निकली। अरब खड़ा हुआ और देखते देखते अरब का कद अचानक से बड़ा होने लगा। दोनों लड़के भूत भूत बोलते हुए डर के भाग गए। ये कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मिट्ठू मेरी मदद कर रहा है। लो, तुम अपना टिफिन पकड़ो और क्लास में जाओ। रिंकू भी डरते हुए अरब को धन्यवाद बोलकर क्लास में चला गया। घर जाके अरब पत्थर को फिर बाहर निकलता है और मिट्ठू फिर से अरब के सामने आता है। बोलो मेरे मित्र, तुम कैसे हो? अरे मिट्टू, तुमने तो आज कमाल कर दिया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अरे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरा तो काम है दोस्तों की मदद करना, और तुम मेरे अच्छे मित्र हो। दोनों जोर जोर से हंसने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। बाहर से अरब की माँ ने अरब को आवाज दी। आरव बेटा, तुम स्कूल से आ गए। आज ज्यादा लकड़ी नहीं बेच पाई, इसलिए जल्दी घर आ गई। अरब ने माँ को पानी दिया। फिर दोनों माँ बेटे ने रात को साथ में खाना खाने बैठे। माँ, आज खाना बहुत कम लग रहा है। तुम नहीं खाओगे? नहीं बेटा, आज भूख नहीं है, और वैसे भी आज ज्यादा लकड़ियाँ नहीं बिकी, इसलिए खाना भी कम बन गया है। मैं कल ज्यादा लकड़ियाँ बेचूंगी तो हम दोनों साथ में भरपेट खाना खाएंगे। हाँ माँ, वैसे मुझे भी आज ज्यादा भूख नहीं है। आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। मैं इतना खाना अकेला नहीं खा पाऊंगा। दोनों एक ही प्लेट में साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। पता नहीं कब हमारे पास भी पैसे होंगे और हम भी अच्छे से खाना खा पाएंगे और अच्छे घर में रहेंगे। ये सब तो बस एक सपना सा है। अरब की सारी बातें बैग के अंदर से मिट्ठू सुन रहा है। एक बार फिर बैग से लाल रोशनी निकलती है। तब तक अरब सो जाता है और अगली सुबह अरे ये किसका है और यहाँ कैसा आया?
लगता है किसी भले आदमी ने हमारे लिए रखा होगा। अरब की माँ इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो सारा सामान घर के अंदर ले जाती है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा अनाज और पैसा है। पता नहीं किसने रखा होगा। ये क्या है माँ? अरे इतना सारा अनाज ये आपने कहाँ से लाया माँ? रात तक तो घर में कुछ नहीं था। पता नहीं बेटा, ये हमारे घर के बाहर कहाँ से आया। मुझे तो लगता है जरूर किसी भले आदमी ने रखा होगा। अरब ने थोड़ी देर सोचा और समझ गया कि जरूर ये मिट्ठू ने किया है। वो भागता हुआ अपने बैग के तरफ जाता है और मिट्ठू को बुलाता है। मिट्टू मेरे दोस्त, सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो मेरे मित्र, तुम कैसे हो और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मिट्टू, ये घर के बाहर सारा सामान तुमने ही रखा है ना? हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, मैं और भी बहुत सारे चमत्कार कर सकता हूँ। लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, लालची या किसी खुदगर्ज की मदद नहीं करता हूँ। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग सकते हो। अरे वाह, तब तो अब हम कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। और ऐसे तो मैं माँ की भी बहुत मदद कर सकता हूँ। हो मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो कमाल के हो। इतना बोलकर वो मिट्ठू को अपने साथ अपनी माँ के पास ले जाकर सारी बात बताता है कि ये एक चमत्कारी तोता है। अरब की माँ ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और ये तोता तो बहुत ही सुंदर है। तो क्या ये बोलता भी है? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और आपकी बात समझ भी सकता हूँ। क्या मैं यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रह सकते हो। इसके बदले में हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर मुझे कोई गलत काम के लिए प्रयोग करेगा तो मेरी शक्ति कम होने लगेगी और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर अरब स्कूल जा रहा होता है। अरब को स्कूल के लिए देर हो रही थी। बाकी बच्चों को साइकिल स्कूल जाते देख वो सोचता है, काश मेरे पास भी एक साइकिल होती तो मैं भी जल्दी स्कूल जा सकता था। क्या मिट्टू मेरी मदद कर सकता है? वो इधर उधर देखता है और एक पेड़ के पास जाकर बैग को रखकर बोलता है, मिट्टू, क्या तुम मुझे एक साइकिल दिला सकते हो? इतना बोलते ही बैग से लाल रोशनी निकलती है और अरब के सामने एक साइकिल आ जाती है। अरब साइकिल को देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, मिट्ठू तो कमल का है। फिर साइकिल से अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। अरे वाह, अरब न्यू साइकिल, क्या बात है। आजकल बड़े खुश लग रहे हो। मुझे तो लगता है तुम कुछ राज छुपा रहे हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे ये अरब कुछ अलग दिख रहा था। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है भैया। अगली सुबह अरब की माँ लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही होती है। तभी अरब अपनी माँ को रोक कर बोलता है, माँ, कब तक हम ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? मैं तो सोच रहा था कि अगर हम मिट्टू की दिए पैसे से खुद की लकड़ी बेचने की दुकान खोले तो कैसा रहेगा। इससे आपको भी इधर उधर घूमकर लकड़ी बेचनी नहीं होगी और दुकान हो जाने से ग्राहक भी ज्यादा आएंगे। हाँ बेटा, तुम सोच तो सही रहे हो, लेकिन इतना कुछ हम अकेले कैसे कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान होगा। अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? हमारा मिट्टू है ना, हमारी मदद करने के लिए सब हो जाएगा। अरब और उसकी माँ जानकी मिट्ठू की मदद से लकड़ी की दुकान खोल लेते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसके पास आने लगे और लकड़ी खरीदने लगे। इससे उसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने खुद का अच्छा घर भी बना लिया। दोनों माँ बेटे अब बहुत ही खुश रहने लगे। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन अचानक से उनकी दुकान पर गांव का जमींदार आता है। जमींदार बहुत ही धन की लालची और कपटी सोच वाला इंसान था।
अरे जानकी बहन, मैंने तुम्हारी तरक्की के बारे में पूरी गांव वालों से सुना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके तुम्हें बधाई दूं। बहुत ही अच्छा मौका है। और फिर तुमने तो इतना अच्छा घर भी बना लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। क्या कोई खजाना मिला है तुम लोगों को? अरब की माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और सोचती है, ये जमींदार तो बहुत लालची है। गांव मुझे कितने लोगों ने इसे लूटा है, ये जरूर किसी चल से यहाँ आया होगा। इनसे ज्यादा बातें करना सही नहीं है। मैं नहीं जमींदार साहब, ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। आप हमसे मिलने आए उसके लिए धन्यवाद। अरे नहीं, सारे गांव वाले मेरे परिवार के समान हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन अब चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। ये सब देख अरब अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जमींदार की बुरी नजर हमारे दुकान पर है, इससे दूर रहना ही अच्छा होगा। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। कहीं ये हमारे मिट्ठू के बारे में जान गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। एक दिन अरब मिट्ठू से बात करते हुए स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। अरे मिट्ठू, एक बात बताओ, तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे ना? कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारे बिना अब मेरा मन नहीं लग पाता है। नहीं मेरे मित्र, अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगा? मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा चलो, अब तुम बैग में चले जाओ, वरना अगर किसी को पता चल गया कि तुम एक चमत्कारी मिट्ठू हो तो तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करेंगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे गुड्डू था, वो जो गांव के जमींदार का बेटा था और अरब के साथ स्कूल में पढ़ता था। वो हमेशा उसका पीछा करता था, अरब का राज जानने के लिए। वो उनको बात करता सुन लेता है और मन ही मन बोलता है, ओहो, तब ये राज था जो अरब हमसे छुपा रहा था। तभी मैंने सोचा ये अरब इतना कैसे बदल गया है। उस दिन स्कूल के बाहर इतना हीरो इसी के कारण से बन रहा था। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। वो भागता हुआ अपना घर जाता है। घर में जमींदार और उसका भाई दोनों आपस में बातें कर रहे थे। गुड्डू दूर खड़े होकर उनकी बात सुन रहा था। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जानकी ने इतनी जल्दी इतना कुछ अकेले कैसे किया। उसकी सारी जमीन तो हमने चालाकी से अपना नाम करवा ली थी और उसका सारा धन तो ब्याज देने में खत्म हो गया था। हाँ, और उसका पति तो अपनी जमीन को वापस लेने के लिए हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अरे इसलिए तो मैंने उसे अपनी चालाकी से अपने गुप्त कमरे में कैद कर रखा है और इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। और सबको लगता है कि वो उस दिन आए तूफान में लापता हो गया है। भाई साहब, आपकी चालाकी को मानना पड़ेगा। ये राज अब राज ही रहेगा। लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा है कि जानकी के पास इतने पैसे आए कहां से। तभी गुड्डू सामने आता है और बोलता है, पिताजी, मुझे ये राज मालूम है। अरब के पास मैंने एक चमत्कारी तोता देखा है। मुझे लगता है उसकी वजह से ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो ये तोता मुझे भी चाहिए। अगर ऐसा है तो कल ही मैं अपने लोगों को भेजकर वो तोता चोरी करवाता हूँ। इधर अरब और उसकी माँ दोनों अपने घर में खाना खा रहे थे। इनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशी खुशी बीत रही थी। अब उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं थी। आरव भी मिट्टू के साथ बहुत खुश था और मिट्टू भी घर के मेंबर के जैसे ही घर में साथ रहने लगा। जानकी को बस एक बात की चिंता थी कि उसका पति अचानक से कैसे लापता हो गया। आज तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 8 साल हो गए।
अगर आज वो हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते ये सब देखकर। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है, जिंदा भी है या। माँ, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। मेरे पिताजी जरूर आएंगे। वो जरूर किसी मुसीबत में होंगे। शायद इसलिए वो हमसे दूर चले गए हैं। देख लेना, एक दिन जरूर मेरे पिताजी वापस आएंगे। और अब तो मिट्ठू भी अपने साथ हैं। तुम चिंता मत करो माँ। हे भगवान, पता नहीं मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसे होंगे। वो अपनी जिंदगी कैसे चला रहे होंगे मेरे बिना। घर का सारा धन तो ये धोखेबाज जमींदार ने लूट लिया और मुझे धोखे से पकड़ के इस गुप्त कमरे में बंद कर रखा है। जिस दिन यहां से बाहर निकला, उस दिन जमींदार की सारी पोल खोल दूंगा। जमींदार ने हरिया की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली थी और हरिया के आवाज उठाने पर जमींदार और उसके भाई ने एक तूफानी रात में उसे रास्ते से पकड़ के बंदी बना लिया। उसके बाद हरिया को उसकी पत्नी ने गांव वालों के साथ मिलकर बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और जानकी इसी आस में जी रही हैं कि उनके पति एक दिन जरूर वापस आएंगे। आरव और उसकी माँ खाना खाने के बाद रात में सो रहे थे। तभी जमींदार के 2 लोग उसके घर में चुपके से आकर आरव का बैग चुरा कर ले गए और सुबह। अरे माँ, क्या तुमने मिट्टू को कभी देखा है? मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा है और मेरा बैग भी घर में नहीं है। कहाँ चला गया? क्या मिट्ठू नहीं मिल रहा? हाय भगवान, किसी ने मेरे मिट्ठू को चुरा तो नहीं लिया? बेटा, मुझे तो इसमें वो धोखेबाज जमींदार की चाल लग रही है। पता नहीं उसने मिट्ठू के साथ क्या किया होगा। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं मिट्टू को ढूंढ के ले आऊंगा। जमींदार अपने घर में मिट्टू को छुपा के रखता है ताकि किसी को इसकी जानकारी ना मिल सके। सुना है तो चमत्कारी तोता हो। मुझे सबसे अमीर इंसान बनाना है और मुझे अमीर बनाने में तुम मेरी मदद करोगे, समझे तोताराम? अब पूरे गांव पर मेरा राज होगा। मैं सबका धन लूट लूंगा और सब मेरे गुलाम होंगे। तभी मिट्टू को पिताजी का वहां आसपास होने का एहसास हुआ। मिट्टू चाहता तो वहां से गायब हो सकता था, लेकिन वो जानता था कि ये जमींदार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मिट्टू उसकी बातों को बैठकर सुन रहा था। अब तो मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। एक काम करो, तुम मुझे गांव में जितना भी धन सबके पास है लाके दो, ताकि पूरे गांव वाले गरीब हो जाएं और मुझसे मदद मांगे और मैं उनकी सारी जमीन अपना नाम करा लूंगा, जैसे 10 साल पहले हरिया के साथ मैंने किया था। मिट्टू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। मैं ऐसा करता हूँ, उसकी बात सुन लेता हूँ। ऐसा करने पर जरूर सारे गांव वाले अपने सामान और धन की तलाश में इसके पास आएंगे और फिर इस लालची जमींदार की पोल खुल जाएगी। आरव को भी मेरे बारे में पता चल जाएगा। मिट्टू जमींदार की बात पर सारे गांव का धन और सामान उसके कमरे में चमत्कारी तरीके से ला देता है। अब तो मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। सारे गांव में हंगामा हो जाता है। सब लोग परेशान होने लगते हैं। अचानक से सबका धन कहाँ गायब हो गया? सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी अरब वहां पहुंचे और सारे गांव वालों से कहता है, ऐसे हालात में हमें गांव के जमींदार के पास मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। सभी लोग जमींदार के घर के बाहर जाते हैं। अरब और कुछ लोग अंदर जाते हैं। घर के अंदर लोगों को आते देख जमींदार घबरा जाता है। सारा सामान और गांव वालों का धन सामने ही पड़ा था।
सारे गांव वाले समझ गए थे, उनका सारा धन जमींदार ने ही चोरी करवाई है। सब लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। हम तो तुम्हें देवता समझते थे, लेकिन तुम तो सारे गांव को ही लूटना चाहते हो। आरव मिट्टू को देखकर खुश होता है। तभी मिट्टू हवेली के अंदर की तरफ भागता। आरव और कुछ लोग भी मिट्टू का पीछा करते हुए उसके पीछे भागते हैं। अरे मिट्टू रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। मिट्टू भागता हुआ हवेली के गुप्त रास्ते की तरफ जाता है। मिट्टू उड़ते उड़ते उस गुप्त कमरे तक पहुंच जाता है जहां हरिया को बंदी बनाकर रखा गया था। आरव और सारे लोग हरिया को वहां देखकर चौंक जाते हैं। अरे हरिया, तुम जिंदा हो? तुम तो उस तूफानी रात में लापता हो गए थे, हमें लगा तुम मर चुके हो। आरव बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? अरे आरव बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। बिरजू भैया, ये उसी जमींदार की चल थी। पहले उसने मेरी जमीन धोखे से अपना नाम कर ली और फिर मुझे यहाँ बंद कर दिया। हाँ, उस जमींदार ने हमारा धन भी चुराया है। इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। सब लोग हरिया को वहां से छुड़ाते हैं और फिर उस जमींदार और उसके भाई को गांव के चौराहे पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। मारो मारो, सब चिल्लाने लगते हैं। पूरे गांव वाले गुस्से में थे। जमींदार समझ जाता है कि अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली है। तभी वहां जानकी भी आ जाती है। अब कहाँ चले गए इतने दिन? हम कितने अकेले हो गए थे। आपके बिना मुझे लगा आप कभी वापस ही नहीं आओगे। रो मत जानकी, अब मैं बाहर आ चुका हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सब जमींदार की चाल थी, जिसकी सजा पूरे गांव वाले इसको देंगे। इसने बहुत गांव वालों का धन लूट लिया। बस अब और नहीं, इसका खेल अब खत्म। अरे नहीं हरिया बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जमीन भी वापस लौटा दूंगा। मेरी जमीन तो तुम्हें वापस करनी ही पड़ेगी। साथ साथ तुमने गांव का जितना धन लूटा है सब वापस करना होगा। हाँ बेटा, हम सब लौटा देंगे, बस हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। ठीक है, तब तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम इस गांव में नहीं रहोगे। तुम्हें इस गांव से बाहर निकल जाता है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। चले जाओ यहां से। पूरे गांव वाले मिलकर जमींदार और उसके भाई को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हरिया अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।